पिछले पार्ट में हमने देखा था कि पूरी दुनिया की किस्मत उस दिन बदल गई जब समुद्री लुटेरों के सबसे बड़े राजा गोल्डी रोजर को नेवी ने सबके सामने फांसी पर चढ़ा दिया। लेकिन मरने से ठीक पहले उसने एक ऐसा राज बताया जिसने पूरी दुनिया में टहलका मचा दिया। उसने कहा कि उसका अरबों का खजाना वन पीस ग्रैंड लाइन में कहीं छिपा हुआ है और जो भी उसे ढूंढ निकालेगा वही पूरी दुनिया का अगला पायरेट किंग बनेगा। बस फिर क्या था, दुनिया के हर कोने से लाखों समुद्री लुटेरे उस खजाने की तलाश में निकल पड़े। उन्हीं में से एक था हमारा जिद्दी और निडर हीरो मंकी डी लूफी था, जिसने बचपन से ही ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह वन पीस ढूंढ कर ही दम लेगा। लेकिन उसका यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था। सबसे पहले उसका सामना हुआ खतरनाक बगी से, जो अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके भी लड़ सकता था। बड़ी मुश्किल से लूफी ने उसे हराया और ग्रैंड लाइन का बेहद कीमती नक्शा अपने हाथ में लिया। लेकिन असली खतरा तो अभी बाकी था। इसके बाद सामने आया चालाक कैप्टन कुरो, जो कई सालों से काया नाम की मासूम लड़की को धीरे धीरे झड़ देकर मार रहा था ताकि उसकी पूरी दौलत हड़प सके। लेकिन लूफी और उसके साथियों ने उसकी पूरी साजिश बर्बाद कर दी और काया की जान बचा ली। अपनी जिंदगी बचने की खुशी में काया ने लूफी को एक शानदार समुद्री जहाज तोहफे में दिया। अब लूफी के पास अपना जहाज था, अपनी टीम थी और उसके सामने था दुनिया का सबसे खतरनाक सफर। काया से नया जहाज मिलने के बाद लूफी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। बचपन से जिस दिन का उसने सपना देखा था, आखिरकार आज उसके पास अपना पहला असली पायरेट जहाज था। पूरी टीम खुशी खुशी अपने नए सफर की शुरुआत करती है, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक पीछे से एक विशाल नेवी का जहाज उनका पीछा करना शुरू कर देता है। पहले तो किसी को समझ नहीं आता कि उनका पीछा कौन कर रहा है, लेकिन जैसे ही लूफी उस जहाज पर खड़े इंसान को देखता है वह हैरान रह जाता है, क्योंकि वह कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसका अपना दादा वाइस एडमिरल गार्प था। गार्प बिना किसी चेतावनी के अपने हाथों से ही एक बहुत बड़ा तोप का गोला उठाता है और पूरी ताकत से लूफी के जहाज की तरफ फेंक देता है। लेकिन लूफी तुरंत अपने शरीर को एक बड़े गुब्बारे की तरह फुला लेता है। अगले ही पल वह गोला उसके शरीर से टकराकर वापस नेवी के जहाज की तरफ चला जाता है। जोरदार धमाके के साथ गोला जहाज के पाल को फाड़ देता है। पाल टूटने की वजह से नेवी का जहाज धीमा पड़ जाता है और लूफी इसी मौके का फायदा उठाकर अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाता है। कई घंटों तक समुद्र में सफर करने के बाद सभी लोग एक अनोखी जगह पहुंचते हैं। ये कोई साधारण रेस्टोरेंट नहीं था, बल्कि समुद्र के बीच तैरता हुआ एक बहुत बड़ा होटल था, जिसका नाम था बराती। लंबी यात्रा के बाद सभी को भूख लगी होती है, इसलिए वे वहीं रुकने का फैसला करते हैं। इसी रेस्टोरेंट में उनकी मुलाकात होती है एक मास्टर सेफ सांझी से। सांझी का खाना इतना स्वादिष्ट था कि उसे खाने वाला हर इंसान उसकी तारीफ करता था। लेकिन अफसोस, उसके अपने मालिक जेफ को उसकी मेहनत में कभी कुछ खास दिखाई नहीं देता था। एक दिन सांझी अपने मन से एक नई डिश तैयार करता है जो मेन्यू में भी नहीं होती। उसे उम्मीद थी कि इस बार शायद जेफ उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जेफ उसे डांटते हुए कहते हैं कि खाना बनाना बंद करो और जाकर ग्राहकों को खाना परोसो। मजबूरी में सांझी वेटर बनकर काम करने लगता है। इसी दौरान दो ग्राहक आपस में लड़ने लगते हैं। देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है। सांझी तुरंत दोनों के बीच पहुंचता है, लेकिन वह हाथों से नहीं लड़ता। उसकी असली ताकत उसके पैर थे। कुछ ही सेकंड में वह अपनी जबरदस्त किक से दोनों को जमीन पर गिरा देता है। उसकी फुर्ती देखकर हर कोई दंग रह जाता है। उधर गार्प समझ चुका था कि लूफी को पकड़ना उसके बस की बात नहीं है, इसलिए वह एक ऐसे इंसान को बुलाने का फैसला करता है जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े समुद्री डाकू भी कांप जाते थे। वह था दुनिया का सबसे महान तलवारबाज ड्रैक्यूल मिहॉक था। गार्प उससे कहता है कि वह स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को ढूंढकर पकड़ ले। मिहॉक पूरे आत्मविश्वास से मुस्कुराता है, क्योंकि उसके लिए यह काम बेहद आसान था। उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि वह एक ही तलवार के वार से पूरे जहाज को दो हिस्सों में काट सकता था। उसी रात मिहॉक बराती पहुंच जाता है। वहीं उसोप हमेशा की तरह अपनी बहादुरी की कहानियां सुना रहा होता है और खुद को सबसे बड़ा योद्धा बता रहा होता है। तभी मिहॉक उसके सामने आकर शांति से कहता है कि वह उसे उसके बाकी साथियों से मिलवा दे, क्योंकि वह लूफी को पकड़ने आया है। जैसे ही जोरो की नजर मिहॉक पर पड़ती है, वह उसे तुरंत पहचान लेता है। यही वह इंसान था जिसे हराने का सपना उसने बचपन से देखा था। जोरो बिना एक पल गंवाए मिहॉक को डाइट की चुनौती दे देता है। वह कहता है कि उसका सपना दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनना है और यह सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक वह मिहॉक को हरा न दे। मिहॉक उसकी चुनौती स्वीकार कर लेता है और कहता है कि लड़ाई अगली सुबह होगी। उस रात जोरो पूरी रात सो नहीं पाता। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, या तो वह अपना सपना पूरा करेगा या फिर हमेशा
हमेशा के लिए हार जाएगा। सुबह होते ही दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन लड़ाई शुरू होते ही मिहोक अपनी मशहूर तलवार निकालने की बजाय जेब से एक छोटा सा चाकू निकालता है। वह ज़ोरो की तरफ देखकर कहता है कि अभी वह उसकी असली तलवार के लायक भी नहीं है। ये सुनकर ज़ोरो को बहुत गुस्सा आता है। वह पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन मिहोक सिर्फ उसी छोटे से चाकू से उसके हर वार को रोक देता है। कुछ ही पलों में ज़ोरो के शरीर पर कई गहरे घाव हो जाते हैं। इतना घायल होने के बाद भी ज़ोरो पीछे हटने का नाम नहीं लेता। उसकी हिम्मत और जिद देखकर पहली बार मिहोक भी प्रभावित हो जाता है। तब वह अपनी दुनिया की सबसे ताकतवर तलवार योरू निकालता है। अगले ही वार में ज़ोरो की 3 में से 2 तलवारें टूट जाती हैं। अब ज़ोरो समझ जाता है कि वह हार चुका है, लेकिन वह भागने की बजाय अपनी बाहें फैलाकर सीना आगे कर देता है। उसके लिए पीठ दिखाकर जीने से बेहतर था सम्मान के साथ मर जाना। मिहोक उसकी बहादुरी की इज्जत करता है। वह उसे मारता नहीं, सिर्फ उसके सीने पर एक गहरा घाव देता है और कहता है कि आज उसकी मौत नहीं होगी। अगर सच में दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनना है तो और मजबूत बनकर दोबारा उसके सामने आना। इतना कहकर मिहोक वहां से चला जाता है। ज़ोरो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। लूफी और उसके साथी उसे तुरंत जहाज पर लेकर आते हैं और इलाज के लिए वापस बराती पहुंचते हैं, लेकिन वहां कोई डॉक्टर नहीं होता। ऐसे में सांजी और जेफ खुद उसका इलाज करते हैं। वे उसके जख्म पर टांके लगाते हैं और मछली की खास चमड़ी से घाव को ढक देते हैं ताकि वह जल्दी भर सके। इलाज के बाद सभी लोग ज़ोरो को आराम करने के लिए कमरे में ले जाते हैं। कई घंटे बीत जाते हैं, तभी अचानक बराती में एक और मुसीबत आ जाती है। खतरनाक फिशमैन आरलोंग अपने 2 साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। वह जेफ को धमकी देता है कि अगर उसने लूफी का ठिकाना नहीं बताया तो वह रेस्टोरेंट में मौजूद हर इंसान को मारकर खा जाएगा। उसी समय नामी भी रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद होती है। जैसे ही वह आरलोंग को देखती है, उसका चेहरा उतर जाता है। वह भागकर लूफी के पास जाती है और कहती है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन लूफी साफ मना कर देता है। वह अपनी वजह से किसी बेगुनाह इंसान की जान खतरे में नहीं डाल सकता था, इसलिए वह खुद बाहर निकलकर आरलोंग का सामना करने चला जाता है। बाहर पहुंचते ही उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। इतने दिनों से बगी के शरीर का एक छोटा सा कान उसकी स्ट्रॉ हैट के अंदर छिपा हुआ था। उसी कान की मदद से आरलोंग लगातार उसका पीछा कर रहा था। मौका देखकर जेफ अपनी बंदूक से आरलोंग पर गोली चलाता है, लेकिन गोली उसके शरीर से टकराकर नीचे गिर जाती है। आरलोंग को खरोंच तक नहीं आती। अगले ही पल आरलोंग का साथी कुरूबी जेफ पर हमला कर देता है। अपने मालिक को बचाने के लिए सांजी तुरंत बीच में कूद पड़ता है। वह पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन आखिरकार कुरूबी उसे हरा देता है। अब लूफी खुद आरलोंग से लड़ने उतरता है, लेकिन कुछ ही देर में उसे एहसास हो जाता है कि आरलोंग अब तक का सबसे ताकतवर दुश्मन है। आरलोंग एक ही वार में लूफी को उठाकर रेस्टोरेंट से बाहर फेंक देता है और उसे खत्म करने ही वाला होता है। तभी अचानक नामी बीच में आ जाती है। वह कहती है कि ग्रैंड लाइन का नक्शा अब उसके पास है और अगले ही पल ऐसा सच सामने आता है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। नामी शुरू से ही आरलोंग के लिए काम कर रही थी। वह आरलोंग को लूफी की जान बख्शने के लिए भी मना लेती है। कई घंटे बाद जब ज़ोरो को होश आता है तो उसे नामी की सच्चाई पता चलती है। बाकी सभी को लगता है कि नामी ने उन्हें धोखा दिया है, लेकिन लूफी एक पल के लिए भी इस बात पर यकीन नहीं करता। उसे पूरा भरोसा था कि नामी किसी मजबूरी में आरलोंग के साथ है। वह फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी दोस्त को वापस जरूर लेकर आएगा। सभी लोग फिर से अपने जहाज को तैयार करने लगते हैं। उसी समय सांजी उनके सामने आता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि अब वह भी उनके साथ इस सफर का हिस्सा बनना चाहता है। उसका सपना पूरी दुनिया के समुद्रों की यात्रा करना है। आज से वह स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का नया सेफ होगा। लूफी बिना देर किए उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब उनकी टीम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। नामी को वापस लाने के लिए लूफी और उसके साथी मजबूरी में बगी को अपने साथ ले लेते हैं, क्योंकि वही उन्हें आरलोंग के ठिकाने तक पहुंचा सकता था। सफर के दौरान वे कोकोयाशी गांव पहुंचते हैं, लेकिन वहां जो नजारा उनके सामने आता है उसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। नामी गांव वालों से पैसे वसूल रही थी। पूरे गांव के लोग उससे नफरत करते थे, यहाँ तक कि उसकी अपनी बहन नोजिको भी उससे बात तक नहीं करना चाहती थी। जैसे ही नामी अपने पुराने साथियों को देखती है वह गुस्से में उन्हें तुरंत वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। वह साफ कह देती है कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन लूफी उसकी आंखों में छिपा दर्द साफ देख लेता है। उसे यकीन था कि नामी कोई बहुत बड़ा सच छिपा रही है। सच्चाई जानने के लिए लूफी नोजिको के पास जाता है। पहले तो वह कुछ भी बताने से मना कर देती है, लेकिन फिर वह बीते हुए दर्दनाक दिनों की कहानी सुनाना शुरू करती है। कई साल पहले आरलोंग और उसके फिशमैन साथियों ने इस गांव पर हमला कर दिया था। उन्होंने ऐलान किया कि जो भी जिंदा रहना चाहता है उसे टैक्स देना होगा, जिसके पास पैसे नहीं होंगे उसे मार दिया जाएगा। उस समय नामी और नोजिको की माँ बेलमेयर के पास सिर्फ इतना पैसा था कि वह अपनी दोनों बेटियों की जान बचा सके। अगर वह
चाहती तो खुद बच सकती थी, लेकिन उसने अपनी बेटियों को चुन लिया। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी नामी और नोजिको के लिए दे दी और अगले ही पल आरलोंग ने उसके सामने ही बेलमेयर को गोली मार दी। ये सुनकर सभी की आंखें नम हो जाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, अगर आरलोंग ने उसकी माँ को मार दिया था तो नामी उसी के साथ क्यों काम कर रही थी? लेकिन लूफी अब भी यही मानता था कि इसके पीछे जरूर कोई मजबूरी होगी। उसी रात नामी आरलोंग के सामने पहुंचती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि उसने आखिरकार 100 मिलियन बेरी इकट्ठे कर लिए हैं। यही वह रकम थी जिसके बदले आरलोंग ने वादा किया था कि वह पूरा गांव हमेशा के लिए आजाद कर देगा। आरलोंग भी मुस्कुराता है और उसे जाकर अपना खजाना ले आने के लिए कह देता है, लेकिन जैसे ही नामी वहां से निकलती है, आरलोंग चोरी छिपे अपने साथी कुरूबी को एक भ्रष्ट नेवी अफसर के पास भेज देता है। कुछ देर बाद नामी अपनी माँ की कब्र के पास पहुंचती है और कई सालों से छिपाकर रखा हुआ खजाना बाहर निकालती है। तभी नोजिको वहां पहुंच जाती है और उससे पूछती है कि आखिर यह सब क्या है। अब नामी के पास सच छिपाने का कोई रास्ता नहीं बचता। आंखों में आंसू लिए वह सब कुछ बता देती है। वह बताती है कि अपनी माँ की मौत के बाद उसने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि पूरे गांव को बचाने के लिए आरलोंग का साथ दिया था, क्योंकि उसे नक्शे बनाने का हुनर आता था। आरलोंग ने उससे वादा किया था कि अगर वह 100 मिलियन बेरी जुटा लेगी तो वह हमेशा के लिए गांव छोड़ देगा। यानी इतने सालों से नामी जो कुछ भी कर रही थी वह अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव को बचाने के लिए कर रही थी। ये सच सुनकर नोजिको खुद को रोक नहीं पाती। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी ही बहन को गलत समझा। वह रोते हुए नामी से माफी मांगती है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक वही भ्रष्ट नेवी अफसर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाता है। वह झूठा इल्जाम लगाता है कि यह सारा पैसा चोरी का है और देखते ही देखते नामी की कई सालों की सारी मेहनत उससे छीन ली जाती है। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा खजाना ले जाया जाता है। उस पल नामी पूरी तरह टूट जाती है। वह पागलों की तरह समुद्र किनारे भागती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसी समय लूफी चुपचाप उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। नामी पहली बार अपने आंसू रोक नहीं पाती। वह टूटकर सिर्फ एक बात कहती है, लूफी मेरी मदद करो। बस इतना सुनना था कि लूफी मुस्कुराते हुए अपनी सबसे प्यारी स्ट्रॉ हैट नामी के सिर पर रख देता है। उसके लिए यही वादा काफी था। अब यह लड़ाई सिर्फ नामी की नहीं, पूरी स्ट्रॉ हैट टीम की थी। अगली सुबह लूफी, जोरो, सांजी, उसोप और नामी सीधे आरलोंग पार्क पहुंच जाते हैं। बिना किसी डर के वे फिशमैनों पर हमला बोल देते हैं। युद्ध शुरू होते ही हर कोई अलग अलग दुश्मनों से भिड़ जाता है। उसोप का सामना छू से होता है। शुरुआत में वह बुरी तरह डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन फिर वह एक चाल चलता है। वह मरने का नाटक करता है। जैसे ही छू उसके पास आता है, उसोप अचानक अपने धमाकेदार हमले से उसे उड़ा देता है और आखिरकार उसे हरा देता है। उधर जोरो और सांझी भी अपने अपने दुश्मनों के साथ जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे थे। इसी बीच बगी मौका देखकर अपने शरीर के सारे हिस्से वापस जोड़ लेता है और चुपचाप जंगल की तरफ भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ लूफी सीधे आरलोंग से भिड़ जाता है। फिर वह नामी से कहता है कि अब यह सब खत्म हो चुका है, अब आरलोंग से वह खुद निपटेगा। लेकिन लड़ाई आसान नहीं थी। लूफी के लगातार कई मुक्कों के बाद भी आरलोंग पर कोई खास असर नहीं होता। तब लूफी अपनी रणनीति बदल देता है। वह आरलोंग पर हमला करने की बजाय पूरी इमारत के खंभों को तोड़ना शुरू कर देता है। आरलोंग उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी लूफी अपनी रबर जैसी टांग को दूर तक फैलाकर एक जबरदस्त वार करता है। पूरा आरलोंग पार्क हिलने लगता है। कुछ ही सेकंड में पूरी इमारत भर-भराकर नीचे गिर जाती है। सभी लोगों को लगता है कि शायद लूफी भी उसी मलबे में दबकर मर गया, लेकिन अगले ही पल मलबे के बीच से लूफी मुस्कुराते हुए बाहर निकल आता है और दूसरी तरफ आरलोंग हमेशा के लिए हार चुका होता है। आरलोंग की हार के साथ ही कोकोयाशी गांव आखिरकार आजाद हो जाता है। सालों बाद पूरे गांव में पहली बार खुशियां लौटती हैं। हर तरफ जश्न मनाया जाता है, लेकिन तभी एक बार फिर नेवी वहां पहुंच जाती है। इस बार खुद वाइस एडमिरल गार्प पूरी फौज के साथ वहां खड़ा था। वह लूफी को आखिरी बार रोकने की कोशिश करता है। दादा और पोते के बीच जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। गार्प के पास कोई डेविल फ्रूट ताकत नहीं थी, फिर भी उसका हर मुक्का इतना खतरनाक था कि लूफी कई फीट दूर जाकर गिरता था। कुछ ही देर में लूफी बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह पूरे विश्वास के साथ कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह वन पीस जरूर ढूंढेगा और एक दिन पूरी दुनिया का पायरेट किंग बनेगा। लूफी की आंखों में वही जुनून देखकर गार्प को अचानक गोल्डी, रोजर की याद आ जाती है। मरते वक्त भी रोजर की आंखों में यही चमक थी। अब वही चमक उसे अपने पोते की आंखों में दिखाई दे रही थी। आखिरकार गार्प मुस्कुरा देता है। वह लूफी को जाने देता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि आरलोंग और उसके साथियों को गिरफ्तार किया जाए। अगली सुबह कोबी एक खुशखबरी लेकर लूफी के पास आता है। अब लूफी का नाम पूरी दुनिया में फैल चुका था। उसका पहला वांटेड पोस्टर जारी हो चुका था और उसके सिर पर 30 मिलियन बेरी का इनाम रख दिया गया था। दोनों दोस्त आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाते हैं और अपनी अपनी राह पर निकल जाते हैं। लूफी खुशी खुशी अपना वांटेड पोस्टर पूरी टीम को दिखाता है। उसे पता था कि अब दुनिया भर के बाउंटी हंटर उसके पीछे आएंगे, लेकिन यही तो उसकी असली जिंदगी थी। सफर पर निकलने से पहले
उसके साथ ही उसे एक और सरप्राइज देते हैं। वे जहाज के लिए एक नया पाल तैयार करते हैं जिस पर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का निशान बना होता है। अपने साथियों, अपने जहाज और अपने सपने को देखकर लूफी मुस्कुरा देता है। अब उसके पास वह सब कुछ था जिसकी उसे तलाश थी, एक वफादार टीम, अपना जहाज और एक ऐसा सपना जिसे दुनिया की कोई ताकत उससे छीन नहीं सकती थी। इसी उम्मीद के साथ स्ट्रॉ हैट पायरेट्स ग्रैंड लाइन की ओर रवाना हो जाते हैं जहां उनका इंतजार कर रही थी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक एडवेंचर। नेक्स्ट सीजन देखने के लिए कमेंट करना मत भूलना।